कहा या होटल ले लें या फिर ये कर लें। मैंने कहा ये बेहतर है। एक पाकिस्तानी कंटिजेंट लेके तो खुद ही अपने लिए टूर गाइड बने पड़े। यहाँ अगर आप नहीं आए तो टर्की आने का फ़ायदा कोई नहीं। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं मैं इस्तांबुल एयरपोर्ट पहुँच गया हूँ और यहाँ पे मैसिव ड्यूटी फ्री शॉप है, बल्कि शॉप तो नहीं कहना चाहिए, इसको पूरा एरिया है। और इस्तांबुल एयरपोर्ट बहुत वेल डेवलप्ड है, बड़ा साफ़ सुथरा एयरपोर्ट है और बहुत ह्यूज एयरपोर्ट है और बहुत सारी फ़्लाइटें जो है यहीं से जाती हैं। अब मुझे देखना ये है कि टूर इस्तांबुल जो कि एक टूरिस्ट सॉर्ट ऑफ एजेंसी है वो मुझे ढूंढनी है ताकि मैं उनके साथ सिटी का टूर कर सकूं। ले जी टर्किश एयरलाइंस वाले जो हैं पीछे आपको नज़र आ रहा होगा उनका दफ्तर वगैरह, वो ख़ुद ही एक टूर अरेंज करते हैं कि आप पूरे शहर को विज़िट कर सकते हैं। तो उनका वैसे एक टूर तो 10 घंटे चलता है, 8 बजे से पता नहीं 6 बजे तक, मगर मैंने आधा टूर लिया जो 8 बजे से 3 बजे तक चलता है। तो अब ज़रा कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं, नाश्ता नुश्ता करते हैं, उसके बाद टूर पे निकलते हैं, आपको भी मज़ा आएगा। ले जी कैफ़े आ गए हैं और यहाँ पे ज़रा दही खा रहे हैं, साथ मेरे पास कंपनी है मेरे गिटार की, वो भी बैठ के मेरे साथ नाश्ता कर रहा है। और बस थोड़ी देर में टूर शुरू होगा। आप सोच रहे होंगे कि ये मेरी टोपी क्या है। ये टोपी ये है कि मैं अभी अयूबिया पार्क गया हुआ था जो कि आपको पता है डूंगा गली वगैरह के साथ है। तो वहाँ मैंने सूरज बड़ा तेज़ था, वहाँ से मैंने ये टोपी ख़रीद ली। तो मैंने सोचा कि अब टर्की आ रहे हैं तो फिर टोपी तो होनी चाहिए, धूप लगेगी, तो मैं अपने साथ ये टोपी ले आया। ले जी देखें जी, अब हम एक ऐसी जगह हैं जहाँ पे हिप्पोड्रोम पे हम आ गए। ये पीछे मेरा गाइड है। हिप्पोड्रोम का मतलब है हॉर्स, और ये देखिए नीचे कौन, मुझे इतना बड़ा सा भेड़िया लग रहा है, कुत्ता भी नहीं लग रहा। Sportsmen, athletes, as you can see, their face is different if you look carefully. It means they were real people. They were famous, as I told you in the bus. Remember? Alphabet, right? These are Latin alphabet. We change our alphabet when we are they will be Arabic. ये जो आपने पीछे ओबेलिस्क देखा है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये उस वक्त लगाया गया था जब इस शहर की बुनियाद डाली गई थी और ये शहर शुरू हुआ था। और जिस बंदे ने इस शहर को शुरू किया था वो एक ग्रीक सेटलर था और इसीलिए उसके नाम पर ये इस एम्पायर का एक ज़माने में नाम, कुछ लोग इसको बेजेंटीन एम्पायर भी कहा करते थे। अब जी हम फेमस ब्लू मॉस्क में एंटर हो चुके हैं और ये तो आपको पता ही है बड़ी हिस्टोरिकल साइट है। ब्लू मॉस्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप देख सकते हैं कि अंदर इस पर जो टाइल्स हैं छत पे वो ब्लू हैं। ले जी मज़ेदार बात ये, मुझे नहीं पता था कि एक्चुअली ये मस्जिद इस्तेमाल भी हो रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग जो हैं वो वज़ू वगैरह कर रहे हैं। मेरे साथ मुबशर साहब हैं जी। ये भी फ़्लाइट पे थे या आप कह लें टूर पे हैं मेरे साथ, और ये इनका ताल्लुक भी लाहौर से है। देखें जी, परदेश आके भी देसी से मिल गया। और मुबशर साहब आप यूएन में काम करते हैं, कोई वीज़ा शीज़ा ही लगा दें। आप पहली दफ़ा आए हैं? मैं फर्स्ट टाइम आया इस्तांबुल फर्स्ट टाइम हूँ वैसे तो मतलब अच्छा ट्रांजिट में ट्रांजिट तो नहीं ना बात बनती, नहीं वो नहीं हम काउंट करते हैं। मस्जिद की इंतज़ामिया ने ये कहा जी कि जो ख़वातीन एंटर हो रही हैं उन्होंने अगर उनके पास ख़ुद कोई चीज़ नहीं है जिससे वो अपना सर ढक सकें तो हम दे देंगे। और ये आप देख सकते हैं ब्लू जो पीछे इन्होंने पहना हुआ है ये मस्जिद वालों ने उनको दिया है और उससे वो अपना यानी कि लिबास भी उनका तब्दील हो जाता है और सर भी अपना वो ढक लेते हैं। ये देखें जी, जिन लोगों ने चढ़ियाँ पहनी हुई हैं उनको उन्होंने कहा कि जी आप ये स्कर्ट चढ़ाएँ।
ख्याल है यहाँ टोपी की ज़रूरत नहीं है। ये देखें क्या ज़बरदस्त मस्जिद है, साफ शफाफ, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। पुराने ज़माने में इस मस्जिद में जब यहाँ से सूरज निकलता होगा इन खिड़कियों से खूबसूरत तरीके से अंदर आता होगा। अब तो जाहिर बात है इंटरनल लाइटिंग भी हर जगह जो आपको नज़र आ रही है, मगर उस ज़माने में इंटरनल लाइटिंग के बजाय रोशनी इन खिड़कियों से आती होगी, इंतहाई खूबसूरत लगती होगी। फिर मैं सारी इंटरनल लाइटिंग बंद कर दूँ और सिर्फ रोशनी खिड़कियों से देखूँ तो और भी ज़्यादा ये खिड़कियाँ रोशन और रंगदार महसूस होती है। मस्जिद का ये इलाका वो है जो कि टूरिस्ट के लिए इस वक्त बंद है। टूरिस्ट सारे देखें इस वक्त खड़े हुए हैं। जाहिर बात है कि ये वो एरिया है जहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है और खुतबे भी दिए जाते हैं। यहाँ पे भी आपको एक बड़ी वाली कुर्सी नज़र आ रही है और यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है, तो जहाँ से उलमा कराम अपनी बातचीत करेंगे, अपना खिताब करेंगे, अपना खुतबा सुनाएंगे। ये जो बाकी ऊँची कुर्सियाँ नज़र आ रही हैं इस मकसद के लिए कि यहाँ पे तालिब इल्म बैठ के कुरान पढ़ सकें, हदीस पढ़ सकें, तारीख पढ़ सकें। नहीं, मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मगर मुझे लग रहा है कि ये जो इतनी बड़ी ह्यूज कॉलम्स हैं ये मार्बल के बने हुए हैं या कम से कम कवर्ड है विद मार्बल, तो इसी किस्म का स्टोन है। और आप देख सकते हैं जो मुख्तलिफ कुरान की आयात लिखी हुई है उनका तर्जमा और टर्किश ज़बान के अंदर नीचे उन्होंने लिखा है, ऊपर क्या लिखा है। पाकिस्तान में आपने लाल मस्जिद का नाम सुना ही होगा, तो ये लाल मस्जिद नहीं जी, ये नीली मस्जिद है। इट्स कॉल्ड द ब्लू मॉस्क और मेस्मराइजिंग है, सच्ची बात है। आपको बता रहा हूँ तस्वीरों से शायद आपको महसूस पता नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा, मगर एब्सोल्युटली मेस्मराइजिंग। ये मस्जिद 1607 के अंदर यानी अर्ली 17th सेंचुरी के अंदर सुल्तान अहमद ने बनानी शुरू की। ले जी अब हम मस्जिद के ओपन सेंट्रल कोर्टयार्ड में एंटर हो गए हैं और ये भी गज़ब की जगह है। उन्होंने आप देखें पुराने आर्किटेक्चर को रीइंफोर्स करने के लिए बीम्स वगैरह लगाई हुई हैं और इंतहाई वेल प्रिजर्व्ड है सारा आर्किटेक्चर, बिल्कुल। वो दरवाजे भी देखें सारे पुराने उसी तरह जिसमें से हमेशा थे। और यहाँ से आए थोड़ा सा व्यू दिखाएं आप। मेरा ख्याल है सबसे अहम बात तो यही है कि हमारी भी बड़ी आर्किटेक्चरल हेरिटेज है, हमारी भी बड़ी हिस्टोरिकल हेरिटेज है। मुबशर साहब क्या ख्याल है आपका? एग्जैक्टली बिल्कुल। अगर आप बादशाही मस्जिद लाहौर को ही देख लें तो आई थिंक 2000 ईयर्स की हिस्ट्री तो है एटलीस्ट। हाँ, मगर ऐसी वेल प्रिजर्व्ड लग रही है ना? ऑब्वियसली, बट अब आई थिंक गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट। वॉल सिटी पे प्रिजर्वेशन बड़ी ज़रूरी है। आपकी शनाख्त, आपकी तारीख, आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा है। जनाब इनसे मुलाकात इसी टूर पे हुई है और ये अडीस अबाबा में इथियोपिया में यूनाइटेड नेशंस के लिए एक अकाउंटिंग करते हैं। ऐसे ही है ना जी? वैसे ये लाहौर के रहने वाले हैं और सुई गैस हाँ ज़िंदगी आपकी। हाँ, बड़ा औखा काम है इनका क्योंकि यूनाइटेड नेशंस वालों ने इनको इथियोपिया भेजा मगर फैमिली सारी लाहौर रखी हुई है। ये तो जी इंडेंचर्ड लेबर है। ये तो ज़्यादा यूनाइटेड नेशन से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मोस्टली उनका ऐसा ही है क्योंकि ज़्यादातर हम क्या नाम है इमरजेंसीज में सर्व कर रहे होते हैं या नेशनल क्लाइमेटीज या फिर क्या नाम है कहीं पे जैसे अर्थक्वेक फ्लड वगैरह। ज़ाहिर बात है, फैमिली को रखना मुश्किल हो जाता है। ज़ाहिर बात है। चले, बड़ी खुशी हुई थी आपसे मुलाकात। ईरान पाकिस्तान, लेट्स गो पाकिस्तान जिंदाबाद। ओह वेरी नाइस। ये हमारे टूर गाइड हैं जी, हिज नेम इज ज़फर।
जफर, योर नेम इज जफर? Zafar. जफर साहब से भी हाथ मिलाते हैं। देखें जी, कहते हैं कि तस्वीर वो अच्छी होती है जिसका एंगल ठीक हो। तो मैं भी ज़रा बीच में आके तस्वीर लूँ ना, ताकि एंगल ठीक बने। ये देखें ना। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि हमारे मतलब लाहौर में हेरिटेज इससे बहुत मतलब ओल्ड भी है और लाइक हिस्टोरिकली जो है वो इससे बहुत मतलब अगर उसको प्रिजर्व किया जाए तो बहुत सारे टूरिस्ट हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। सही बात है। इससे बहुत बड़ी और बड़ी है मॉस्क मस्जिद हमारी, बेशक। बादशाही मस्जिद बड़ी है। बहुत बड़ी। हेलो, आप कहाँ से हैं? वेयर आर यू फ्रॉम? इंडिया से। अच्छा अच्छा। हेलो हेलो, नमस्कार। कतर से। अच्छा अच्छा, कतर में होते हैं। ठीक तो है। आपको ये पूछा था कि आपने टूरिस्ट मतलब ट्रांसिट का आपने लिख पकड़ा आपने? हाँ जी, ये टर्किश एयरलाइन ने ही जो है ना वो टूर दिया है, क्योंकि अदरवाइज 12 घंटे वहाँ पे बैठना पड़ता है एयरपोर्ट लेकिन में। ये सुबह सुबह आएंगे तो अच्छा है ना? हाँ जी। आपको ट्रांसिट लंबा है क्या? जी 10 घंटे का ट्रांजिट है। मेरा तो तकरीबन तो होटल दिया उन्होंने? नहीं आप इधर उन्होंने कहा या होटल ले लें या फिर ये कर लें। मैंने कहा ये बेहतर है। लगेज वहाँ लगेज हाँ, लगेज एयरपोर्ट। लगेज तो आप कहाँ से हैं? हम कतर से, लेकिन इंडिया से। इंडिया में कहाँ से? हैदराबाद। हैदराबाद। अच्छा अच्छा। आप कहाँ से? पाकिस्तान। हम लाहौर से। अच्छा, कहाँ जा दोनों रहे हैं? लाहौर से। मैं तो जा रहा हूँ आगे वेनेजुएला, और मेरे ख्याल आप लाहौर वापस जा रहे हैं। हाँ, अपने बीवी बच्चों को मिलने जा रहे हैं। तो अच्छा है, मतलब अच्छा है ना टूरिस्ट हम लोग जो पैकेज है ना, अच्छा ही है। हाँ जी, बहुत नहीं अच्छा। नहीं, एक्चुअली ये स्टॉप ओवर है तुर्किश एयरलाइंस का। हाँ जी, स्टॉप हो। दे ऑफर अभी बोथ। देखा मैंने। एग्जैक्टली। और वो यही कहते हैं, नेवर लुक बैक। जैसे आपकी टोपी पे है। बेसिकली हम लोग जब मस्जिद जो बनाते हैं, वी बिल्ट ऑन सिंगल पिलर्स। Yes. बट दिस एंटायर मॉस्क वाज बिल्ट ऑन 4 बिग पिलर्स। वेरी नाइस। जिस कॉल्ड हाथी जैसे हाफ पैर होता है ना, तो एलिफेंट जैसे लेग्स होता है ना, तो 64 मीटर्स लंबी है इसकी। Wow. वो एक खासियत है इसकी। it डोंट हैव increased. कॉलम्स इट इंक्रीज उसका द एरिया। आपके पास बड़ी इंफॉर्मेशन है। वो नहीं, गाइड थे actually ना हम हम लोग, guide के साथ गाइड से है ना हम लोग। गाइड ने अभी बताया हम ढूंढ रहे गाइड के लिए। हम खुद ही ऐसे ही भटक रहे थे। तो स्पेशलिटी ऑफ दिस मस्जिद इधर जहाँ हम ब्लू जो छोटे गुम्बद दिख रहे हैं ना, वो है। और आपको इसकी जो अंदर जो आर्किटेक्चर दिखेगी ना, तो इंशाल्लाह आपको मदीना मुनव्वरा के यही आर्किटेक्चर है। अच्छा। टाइल्स आप अंदर जाएंगे, आप शायद पास में ना गए आप अंदर? गए हाँ, आप जो ब्लू टाइल जो आर्किटेक्चर है, जो प्यूलपिट है आपको बिल्कुल, बिल्कुल। जो नमाज पढ़ने का पूरा वही आर्किटेक्चर उन्होंने अंदर कॉपी किया, अच्छा अच्छा। सेम है। वहाँ जो जाएंगे तो दे विल रिजेंबल, दे विल हैव दिस आइडिया। क्या बात है, अब तो मदीना जाके देखना पड़ेगा। हुए? नहीं, अभी तक तो नहीं गया। नहीं, प्लीज इंशाल्लाह। नाउ वी हैव ट्रांसिट फॉर इवन सऊदी अरेबिया आल्सो। अच्छा। उम्रा ट्रांजिट है उम्रा ट्रांसिट है। और वहाँ पे they will provide you hotel. होटल भी है। If you book through Saudi, they will provide टेक you ए hotel. ट्रेन, सऊदी हरमैन अरेबियन ट्रेन। एयरलाइंस। Yes. तो आप वहाँ उतरे 35 रियाल में आपको हरमैन ट्रेन मिलेगा फ्रॉम जिद्दा टू मक्का। पूरा कर लें। और मदीना का थोड़ा 137 रियाल है, वहाँ सकते हो। हाँ, रियाल है वो आप। यार, आपके पास बड़ी इन्फॉर्मेशन है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या We do our बात है। best. बहुत खुशी हुई जी आपसे मिलकर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अस्सलाम वालेकुम। ले जी, अब हम दूसरी वाली साइड पे आ गए। इस साइड का नाम है द जर्मन फाउंटेन, और ये फुहारा जो है जर्मनी ने गिफ्ट किया था, और ऑटोमन जर्मन दोस्ती के हवाले से ये एक सिंबल है। और 1898 के अंदर गालिबन जो एम्परर विल्हेम II थे, उन्होंने ये उनके साथ जब ऑटोमन एम्पायर की यारी दोस्ती हुई तो उन्होंने फिर ये फुहारा यहाँ पे लगाया। ये देखें जी, बच्चा यहाँ से पानी भी पी रहा है। नहीं जी, और आपको अंदर से नजर आ रहा है। ब्यूटीफुल यार। और मज़ेदार बात ये कि ये फुहारा अभी तक चल रहा है। देखें जी, इसको कहा जाता है द सर्पेंटीन कॉलम। ये नीचे इस वजह से है कि ओरिजिनली सिटी जो है वो इस लेवल पे थी, बाद में बिल्डअप होकर वो इस लेवल पे आ गई है। और आप देख सकते हैं कि ये एक सांप की तरह ऊपर जाता है, मगर अनफॉर्चुनेटली ऊपर से टूट चुका है। ले जी, इस मॉन्यूमेंट का नाम है द वॉल्ड ओबेलिस्क, जो कि 10th सेंचुरी AD में एम्परर कॉन्स्टेंटीन ने बनाया था। ये देखिए, जिसने ऑब्वियसली फिर ईस्टर्न रोमन एम्पायर को एक क्रिश्चियन एम्पायर बना दिया। उसके बाद फिर क्रिश्चियनिटी इसका ऑफिशियल रिलीजन बना दी। तो ये आपको वॉल्ड ओबेलिस्क भी यहाँ पे नज़र आता है। पैनोरामिक व्यू भी देखते हैं।
ये देखें जी कितना खूबसूरत बगीचा है यहाँ पे फुहारों के साथ। आपको पता ही होगा कि मुस्लिम आर्किटेक्चर में, इस्लामिक आर्किटेक्चर में बागों की बड़ी अहमियत है ना, क्योंकि बाग जो है वो जन्नतुल फिरदौस का आपको नक्शा दिखाते हैं। सो देखिए कितना खूबसूरत बाग इन्होंने यहाँ पे बनाया है। यही आर्किटेक्चर मोटिव तकरीबन एग्जैक्टली नहीं मगर आपको मुग़ल आर्किटेक्चर में भी नज़र आता है। ये देखें जी पीछे आपको ब्लू मॉस्क नज़र आ रही है, और अगर मैं घूम जाऊँ तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है जी, पीछे मेरे हागिया सोफिया नज़र आ रही है, यानी कि एक तरफ कलीसा और दूसरी तरफ मस्जिद। ये देखें जी अब आपको क्लोज़अप दिखा रहा हूँ हागिया सोफिया का, और आपको नज़र आ रहा है आया सोफिया भी कहते हैं इसको, और आपको नज़र आ रहा है कि इसके आर्किटेक्चर से, इसकी कंस्ट्रक्शन से आपको फील हो ही रहा होगा कि कितनी कदीम बिल्डिंग है। ले जी ये बिल्डिंग 537 के अंदर मुकम्मल की गई थी, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के 537 साल बाद, और अभी तक खड़ी, यानी कि 2000 साल ये बिल्डिंग खड़ी है। ये देखें जी हम अब आया सोफिया के साथ साथ चल रहे हैं, और आगे आपको ये खूबसूरत दरवाज़ा भी नज़र आ रहा है, कैसा गेट है। अच्छा आप देख सकते हैं कि ये आया सोफिया की जो वॉल्स हैं ये स्लांटिंग वॉल्स हैं। यानी स्लांटिंग वॉल्स का मकसद ये होता है कि अगर इस पर कोई अटैक हो तो ये जो टेढ़ी दीवार होती है ना, इसका फ़ायदा ये होता है कि ये इस पर कैनन बॉल जो है वो रिकोशे कर जाता है, इसलिए बहुत सारी जो फोर्ट्रेसेस हैं वो इस तरह करके अपनी दीवारें बनाती हैं। बाहर से तो यही इंप्रेशन मिलता है जैसे ये एक चर्च भी है मगर उसके साथ साथ एक किस्म की फोर्ट्रेस भी है। ये आपको नज़र आ रहा है जी द फाउंटेन ऑफ अहमद द थर्ड। यहाँ पे भी थोड़ा सा यहाँ से पानी वगैरह नज़र आ रहा होगा, इनक्लोज्ड है ऑब्वियसली, और इसके साथ साथ जो एंशिएंट सिटी वॉल्स हैं जो कि फोर्टिफाइड हैं, आप देख सकते हैं, वो भी आपको नज़र आ ही रही हैं। अब ज़्यादातर सिटी में से ये वॉल्स ख़त्म हो गई हैं, मगर मेरा ख्याल है ये एक एरिया है जहाँ पे ये वॉल काफ़ी हद तक प्रिजर्व्ड है। और इससे अगर आगे आप देखें तो आपको क्या नज़र आ रहा है, समुंदर नज़र आ रहा है। अमेजिंग। इसके बारे में आपने काफ़ी पढ़ा होगा उम्मीद है, तारीख़ के बारे में, किस तरह इन वॉल्स ने इस सिटी को कैसे डिफेंड किया। तकरीबन 2000 साल ये सिटी कॉन्कर नहीं हो सकी इन दीवारों की वजह से। ये देखें जी अब हम वॉल से बाहर आ गए, और जैसे हम बाहर आए तो एक समुंदर की हवा में आके लगी झोंका लगा, बड़ा मज़ा आया है। ये टॉपकापी पैलेस की तरफ रास्ता जा रहा है। मेरा ख्याल है शायद हम यहाँ नहीं जा सकेंगे, मगर चलें जिस हद तक जा सकते हैं उस हद तक ट्राई कर लेते हैं। लो जी मैं तो दूर से देख रहा था कि हम टॉपकापी पैलेस आ गए कोर्टयार्ड में, मगर गौर से आप देखें ये उनमें सामने एक फसाड लगा है, पीछे एक्चुअली रेनोवेशन हो रही है, सामने उन्हें पेंटिंग सी लगाई हुई है। करीब आगे देखा तो पता चला। ये देखिए जी हम एक बड़ी खूबसूरत सी गली में से गुजर रहे हैं जो आया सोफिया के पीछे है, और हमारे साथ बड़ी बड़ी रैम्पार्ट वाली वॉल्स हैं, पुरानी वाली, तो वॉल्स ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जिस तरह वॉल्स ऑफ जेरिको का आपने सुना होगा। जो ग्रुप था जिसके साथ हम घूम फिर रहे थे उन्होंने हमें टाटा कर दिया है, उन्होंने कहा कि इनके साथ हमने नहीं घूमना फिरना, हम अलग ही जाएंगे। तो इस वजह से अब हम एक पाकिस्तानी कंटिजेंट लेके तो खुद ही अपने लिए टूर गाइड बने पड़े हैं। ये देखें जी इस रेस्टोरेंट का नाम है द मस्ट टर्किश रेस्टोरेंट, और ये 1923 से कायम है। इनका ये कहना है कि यहाँ आपने मस्ट आना है, यहाँ अगर आप नहीं आए तो टर्की आने का फ़ायदा कोई नहीं। ले जी टूर मुकिया है, खाना शाना भी हमने खा लिया है, अब हम वापस जा रहे हैं अपना एयरपोर्ट, और वहाँ पे कई घंटे इंतज़ार करना होगा, उसके बाद आगे वेनेजुएला की तरफ फ़्लाइट होगी। बड़ा मज़ा है। आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस्तांबुल एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं कहूँगा कि ईस्ट मीट्स द वेस्ट, और वाकई ये एब्सोल्यूट हकीकत है। एक तो इस सेंस में भी कि आधा
टर्की जो है उसको वेस्टर्न टर्की कहा जाता है और आधे टर्की को एशियाटिक या ईस्टर्न टर्की बोला जाता है और कहा जाता है बाकायदा कि यहाँ से आगे एशिया शुरू होता है। तो उस सेंस में जोग्राफिकली स्पीकिंग भी ये बात हकीकत है और दूसरे लेवल पे भी हकीकत है कि यहाँ की सकाफ़त जो है उसमें यूरोप का इन्फ्लुएंस भी बड़ा नज़र आता है, उसके अंदर मुस्लिम इन्फ्लुएंस भी बड़ा नज़र आता है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी है, ईस्टर्न इन्फ्लुएंस भी है। सो वाकई ये एक क्रॉसिंग पॉइंट है दुनिया के अंदर, मैं समझता हूँ कि जहाँ पे ईस्ट और वेस्ट के कल्चर्स दोनों एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं। ले जी, टर्की का एक दिन का ट्रिप ख़त्म हो गया और मैं रिफ्लेक्ट इस बात पे कर रहा था कि अगरचे टर्की एक मुस्लिम मुल्क है मगर इसकी सकाफ़त यूरोप की सकाफ़त से ज़्यादा मिलती जुलती है। हमारे पाकिस्तानी इतने सारे ड्रामे देखते हैं और तुगरल के ड्रामे वगैरह, मगर शायद अगर वो टर्की आकर देखें तो उनको यही महसूस होगा कि टर्की की सकाफ़त वो नहीं जो कि उस्मानी खिलाफत की शायद सकाफ़त उनके जहन में है या पुराने ज़माने की सकाफ़त उनके जहन में है, बल्कि टर्की मुझे कम से कम ऐसे महसूस होता है कि अपनी सकाफ़त के एतबार से टर्किश भी है, ज़ाहिरी बात है, मगर उस पे जो मॉडर्निज़म का इन्फ्लुएंस है, इवन वेस्ट का इन्फ्लुएंस है, वो बहरहाल काफ़ी ज़्यादा है। और शायद उसकी वजह यही है कि ये एक ऐसा मुल्क है जो ईस्ट और वेस्ट दोनों के दरमियान है, दोनों की सकाफ़तों और कल्चर्स को मिक्स करता है, एक क्रॉस रोड्स पर है दोनों सिविलाइजेशंस के या कई सिविलाइजेशंस के। मगर सबसे अहम बात शायद यही है कि मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मुल्क है जो बहरहाल तरक्की कर रहा है, तेज़ी से तरक्की कर रहा है और तरक्की करता चला जाएगा। यहाँ पे लोग जो हैं उनकी एक बड़ी शानदार तारीख़ है और मुस्तकबिल भी उतना ही शानदार है। थैंक यू सो मच।